दोस्तों परिश्रम एक छोटा सा वर्ड है, पर सही मायने में अगर इसका हम लोग तात्पर्य देखें तो इसका मतलब होता है सफलता। आपने कई सारे एग्जाम्पल अपने आसपास देखे होंगे कि जिस व्यक्ति ने अपने काम के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाया है, पूरा डेडिकेट होकर अगर उस काम में दिया है, तो वह व्यक्ति उस काम में सफलता जरूर हासिल करता है। कई सारी कहानियां हैं जो हमारे हमारे आसपास, इन कहानियों के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो आज परिश्रम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप जितनी रफ्तार से मेहनत करोगे उतनी रफ्तार से सफलता आपकी ओर आते हुए आप लोगों को दिखाई देगी। तो दोस्तों इसी सकारात्मक भाव से आप अपनी मेहनत को करते जाइए, आप लगातार पढ़ते जाइए। देखना एक दिन और एक दिन नहीं, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जिस दिन हमारी घर की स्थितियां परिस्थितियां हम लोग खुद बदलेंगे। घर पर एक जश्न का माहौल होगा और ये माहौल होगा आपके लिए, क्योंकि ये माहौल लाने के लिए आप अभी मेहनत करते रहो। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं साइंस के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन को। ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूं। तो हम लोग इस सेशन में बहुत ही अच्छे से साइंस के जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस पार्ट का, इस सेशन का जो पार्ट का आपको पढ़ाने वाला हूं, इस पार्ट का नाम है सेट 6। अभी तक हम लोगों ने 5 सेट को कंप्लीट किया है, जिसमें प्रीवियस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए हम लोग शुरू कर लेते हैं और शुरू करते हैं इसको हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ लार की प्रकृति क्या होती है, द नेचर ऑफ सलाइवा आपसे पूछा गया है। बायोलॉजी से शुरू करते हैं इस सेशन को हम लोग, और इसमें पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है लार से जुड़ा हुआ, यानी पाचन क्रिया से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। देखिए लार को अगर हम लोग देखें तो हमारे अंदर जो लार होती है वह होती है टाइलिन। अगर हम लोग देखें टाइलिन, तो टाइलिन नामक एंजाइम जो हमारे बकल कैविटी में या मुंह गुहा में निकलता है। आपको पता होगा कि इसकी प्रकृति आप लोगों से पूछी गई है। टाइलिन का प्रमुख काम होता है भोजन को, सबसे पहले भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है उसको पाचन करना और स्टार्च को माल्टोज में बदलना। आप सभी लोग इसे भली भांति जानते हैं। टाइलिन का प्रमुख काम हो जाएगा स्टार्च को माल्टोज में बदलना, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो टाइलिन नामक लार होती है या लार होती है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 6.6। देखिए सामान्य पीएच रेंज कितनी होती है, 6.6। और आप सभी को पता है कि पीएच पैमाने में 0 से लेकर 14 तक के डिजिट होते हैं। अगर 0 से 7 से कम यूनिट आता है तो हम उसे कहेंगे कि यह एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि अम्लीय स्वभाव। तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो लार होता है वह हल्का अम्लीय स्वभाव का एक द्रव होता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लार का जो प्रकृति होगा वो किस प्रकार का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी को नोट्स बनाते रहना है और कॉपी और पेन लेकर इनको लिखते चले और समय समय पर रिविजन करते चले। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने में सर्वाधिक सामान्य यौगिक माना जाता है। हमारे अंदर जो किडनी स्टोन बनता है वो किडनी स्टोन का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर यहाँ पर बोला गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट। सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पता है कि हमारे अंदर जो किडनी स्टोन बनता है उसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है यह किडनी स्टोन प्रमुख कारण होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो कैल्शियम की मात्रा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हमारे अंदर कौन है और यह ग्रंथि कौन सी है जिनसे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो हमारे अंदर कैल्शियम के अमाउंट को, कैल्शियम की मात्रा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका यह होमवर्क रहने वाला है। चलिए काफी अच्छा प्रश्न है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारे अंदर जो बनने वाली पथरी होगी यह कैल्शियम ऑक्सलेट होगी। क्वेश्चन थर्ड है, मेटाबॉलिक के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। आपको बताना है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होती क्या है जिसमें हम लोग सभी भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और वहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी इस वाली प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है
इसमें एनर्जी बिल्डअप होती है और यह एनर्जी किस रूप में बनती है, तो आपको बताना है यह एटीपी के रूप में बनती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस ऊर्जा का नाम होता है एडीपी, एटीपी। अब यहां पर एडीपी भी दिया गया है, एडीपी और एडीपी। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुझे आप बताना है जल्दी से। तो ऊर्जा जो यहां पर बनी मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू, वह एटीपी के रूप में बनी और इस एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस एनर्जी का नाम हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर इस एडीपी में से, इस एटीपी में से, यहाँ एटीपी होगा, इस एटीपी में से जब ट्राइफॉस्फेट है, एक फास्फेट समूह निकल जाए, एक फास्फेट समूह बाहर निकल जाए, तो यहाँ बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अब ट्राइफॉस्फेट की जगह पर डाइफॉस्फेट हो जाएगा। यह भी ऊर्जा करेंसी, हम लोग ध्यान रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एनर्जी करेंसी या फिर ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहेंगे, तो ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका एटीपी, ऑप्शन नंबर बी। हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, पाचन वगैरह, जिनके फलस्वरूप हम लोग भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडाइज करवाते हैं, और ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, सही जवाब हो जाएगा इसका एटीपी। चलिए, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार, आपको बताना है। एक सामान्य मनुष्य द्वारा 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया जाता है, नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथ इन अ मिनट। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फेफड़े हमारे मुख्य श्वसन अंग होते हैं और हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग श्वसन की बात करें, तो श्वसन में जिन गैसों का रेशो हम लोग अंदर लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन हम 21% गेन करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो 0.03% हम लोगों ने गेन की। जब हम लोगों ने इनको बाहर किया तो नाइट्रोजन कितनी होती है, वही जिस रेशियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन को लिया था, 78% ही नाइट्रोजन क्या होगी, बाहर होगी। और ऑक्सीजन का यहाँ जो अमाउंट होगा, 5% एब्जॉर्ब करने के बाद में 16% ऑक्सीजन जो है बाहर जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका ज्यादा अमाउंट हमारे शरीर के बाहर जाता है, यानी कि 4% के बाद में। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है एग्जाम्स के द्वारा, तो आपको यहाँ पर बताना है जो श्वसन होता है, वह श्वसन हमारे अंदर कितनी बार होता है 1 मिनट में, आपको बताना है। तो हमारे अंदर जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में श्वसन केंद्र हम किसको बोलेंगे, मस्तिष्क का श्वसन केंद्र क्या होगा, मस्तिष्क का श्वसन केंद्र। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, रिस्पायरेटरी सेंटर अगर हम लोग देखें तो पोन्स नाम का एक भाग है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा का भाग होता है। इसी पोन्स को हम श्वसन केंद्र के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे ब्रेन में, जहां से हमारी श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, कंट्रोल की जाए। तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो 1 मिनट में जो ये रेट होती है, ये रेट होती है 15 से 17 बार। अब इसके अप्रोक्स आप लोग देख लीजिएगा, तो 15 से 17 तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है, तो आपका सही जवाब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 14 to 18 टाइम, यानी 14 से लेकर 18 टाइम जो होती है, यह श्वसन की क्रिया होती है 1 मिनट में। तो ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग उसमें प्रेजेंट नहीं होता, आपको बताना है। श्वसन अंग नहीं होता पर श्वसन करता है, ऑप्शन देके रखा है कॉकरोच। तो डियर, अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें, तो ये जो कॉकरोच होता है, यह ट्रेकिया के द्वारा, ट्रेकिया या फिर जो श्वास नली होती है, ट्रेकिया या फिर श्वास नली के द्वारा रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। कॉकरोच किस संघ का प्राणी है, तो यह आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। और आर्थ्रोपोडा में श्वसन अंग के रूप में या तो बुकलंग्स प्रेजेंट होते हैं, बुकलंग्स प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम पुस्तक फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिच्छू का श्वसन अंग क्या होगा, बिच्छू का श्वसन अंग क्या होगा, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुकलंग्स, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट वाले कैटेगरी के अगर एनिमल हम देखें, तो आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्टा कैटेगरी है, वहां ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है, और जो नॉन इंसेक्टा कैटेगरी है, वहां पर बुकलंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन की प्रोसेस को किया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं केचुए की। तो डियर, केचुआ जो होगा, यह एनेलिडा संघ का एक प्राणी माना जाता है, एनेलिडा संघ का प्राणी माना जाता है केचुआ। अब आपको ध्यान रखना है, इसे हम फेरेटिमा पोस्टुमा भी कहते हैं, किसानों का दोस्त होता है,
है ना, फार्मर फ्रेंड भी इससे हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है केचुए में किसी प्रकार का या जितने भी एनिलिडा के जो प्राणी होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई विशेष श्वसन अंग नहीं पाया जाता, परंतु ये त्वचा के द्वारा श्वसन करते, यानी त्वची श्वसन इनके द्वारा होता है। एपिडर्मल रिस्पायरेशन, इन्हें हम लोग डर्मल रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। त्वची श्वसन ये कर सकते हैं, कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होगा, परंतु ये श्वसन तो करते ही हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग मेंढक मेंढक की बात करें तो मेंढक में श्वसन जो प्रक्रिया है वह गिल्स के द्वारा, जो टेडपोल लार्वा होता है जिसकी रूपांतरण की अवस्था होती है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो उस वक्त यहाँ पर जो टेडपोल लार्वा बनता है यह गिल्स के द्वारा, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेंढक में एग होता है, एग के बाद टेडपोल बनता है, टेडपोल के बाद फ्रॉगलेट बनता है, फ्रॉगलेट के बाद में फिर फ्रॉग का निर्माण होता है। तो ये जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है इनमें आपसे पूछा गया था कि जो टेडपोल लार्वा है वो किस प्रक्रिया से श्वास लेगा, तो आपको बताना है गिल्स से। चलिए, तो मैंने तीनों ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। केचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है जिसमें त्वची श्वसन करेगा और इसमें विशेष प्रकार का कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के बाद में मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है, आपको बताना है। देखिए, जो अगर हम लोग देखें कि मसल्स फटीग होता है, मांसपेशियों में किसी प्रकार की जो थकान होती है वो किस के कारण होती है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, डिक्रीज सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन, मांसपेशियों के तंतुओं में अल्पक्षय, या फिर ग्लूकोज का अपक्षय, या फिर लैक्टिक एसिड का निर्माण होना। आप सभी ने क्वेश्चन को सुना है कि यदि मांसपेशियों में थकान का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको लैक्टिक एसिड ध्यान रखना है कि मांसपेशियों में किसका निर्माण, लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लग जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, थकान का अनुभव हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दे के रखा है कि जलचरों में, जलचर यानी कि जो जल के अंदर रहने वाले हैं या फिर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी बात हो रही है। जलचरों में भूचरों की अपेक्षा, भूचर यानी कि जो लैंड एरिया पर रहेंगे, जो जमीन पर रहेंगे, की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती है, देखी जाती है। तो इसका प्रमुख कारण यहाँ पर क्या होता है, जलचरों में जो श्वसन क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है, जबकि जो स्थल भाग पर रहने वाले प्राणी होते हैं जैसे हम हैं, तो उनमें जो श्वसन क्रिया है वह थोड़ी धीरे गति से होती है। प्रमुख कारण आपको बताना है। पहला ऑप्शन देके रखा है कि जल में वायु की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना। अगर जल के अंदर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा घुली होती तो फिर जो जलचर होते हैं या एक्वेटिक एनिमल या जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन क्रिया कम होती। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये रॉन्ग हो जाएगा। वायु में जल की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना। तो यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो ये ऑप्शन जो वायु में जल की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का घुला होना, चलिए इसको हम पेंडिंग रख लेते हैं। जलचरों में गलफड़ों की उपस्थिति, इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का श्वसन अंग होना चाहिए केवल। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो वायु में जल की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना, यहाँ पर यह भी बोला गया है, या जल में घुली जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसमें वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो अगर हम एयर के कंपाउंड, एयर के मिश्रण से अगर हम लोग इसका कंपेयर करें तो वो कम मात्रा में अवेलेबल होता है। तो पानी से ऑक्सीजन को गेन करने में गिल्स का हेल्प किया जाता है, और यह आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मात्रा होती है वह कम होती है जल के अंदर घुली ऑक्सीजन की। तो सही जवाब डियर स्टूडेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए यूनिक क्वेश्चन आप सभी के सामने आया था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपको बताना है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो आपको यहाँ पर समझना है। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है ये, और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है। अगर हम एक ऑक्सीजन का अणुभार देखें तो 60, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 32 के समथिंग, क्योंकि दो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। एक अणु अगर हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का
तो यहाँ O2 दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे जिनका जो परमाणु भी बाहर हो जाएगा कितना हो जाएगा 32। अब अगर हम लोग यहाँ O2 की बात करें तो एक जो O2 के अंदर मोलों की संख्या देखें तो वो कितनी होती है, तो अगर मैं मोलों की संख्या बताऊं तो 6.022 into 10 to power 23 ये हो जाता है एक मोल में। तो जो एक मोल अणु है यानी कि इतने अणु के अंदर जो टोटल परमाणु भार है वो कितना हो जाएगा 32। तो हमें एक एक अणु का निकालना है, एक अणु का निकालना है। तो एक अणु का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 32 के डिवाइड में हम ले जाएंगे 6.022 into 10 to power 23। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए इसके ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को लगाना है, करना क्या है कि यहाँ पर जब ये 6 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम में जाएगा 6 5 सा यानी कि 5 टाइम। और ये 10 to power 23 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये रिवर्स होके ये हो जाएगा 10 to power -23। बस आपको ये दो इंडिकेशन देखना है, यहाँ से पूरा सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो सही जवाब देख लेंगे हम लोग 5 इंटू, देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है 5.3 इंटू 10 to power -23 ग्राम है ना। तो 10 to power 23 था, यह ऊपर जाकर -43 ग्राम हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको मोलिकुलर वेट में जो एक मोल में अणुओं की संख्या होती है तो एक मोल में आपको अवोगाद्रो संख्या याद रखना है 6.022 into 10 to power 23 ग्राम होती है, यानी कि इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक अणु में। तो दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला। अगर हम पानी के एक अणु की बात करें तो फार्मूला होता है H2O। द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, तो अगर हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट देखें तो एक होता है और दो हाइड्रोजन इसलिए यहाँ पर दो हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 16। तो जब इनको हम रेशियो बनाएंगे तो 1:8 यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है 1:8। तो यहाँ ऑप्शन देखिए 8:1 भी देके रखा है और 1:8 भी देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। काफी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक तत्व के समस्थानिक या आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है 298 है, यानी कि आपको Z का वैल्यू देके रखा है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या आपको बताना है। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार क्या होता है भिन्न भिन्न होगा। तो आइसोटोप्स की जो द्रव्यमान संख्या है यानी कि जो द्रव्यमान संख्या यानी कि इसको हम लोग ए बोलेंगे, परमाणु भार देके रखा है यहाँ पर। तो भार देके रखा हमारे पास ए का वैल्यू देके रखा है कितना 298। ओके, यहाँ पर दिया गया है यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है। अगर मैंने ये किया कि मुझे A बराबर P प्लस एन निकालना है, अब मुझे P का वैल्यू अगर निकालना होगा तो A माइनस एन बराबर में यहाँ पर P कर दूंगा। अब मेरे पास A का वैल्यू है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो नंबर कितना बचेगा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 110। अब ये 110 क्या होने वाला है, तो ये प्रोटॉन होने वाले हैं, ये प्रोटॉन होने वाले हैं। आपसे पूछा गया परमाणु संख्या, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही Z होता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। तो इस केस में ध्यान रखना है जो परमाणु संख्या होगी वो हो जाएगी 110 110। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरीके से आप लोगों को अरेंज करना है, आपको यहाँ पर तरीका समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। 11 क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश कितना होता है। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल डाटा के क्वेश्चन आज की सेट्स में है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की बात करें तो -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में। ध्यान से समझना है। वही अगर हम लोग एक प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन में यहाँ माइनस की जगह पर आप प्लस लगा सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम ये चार्ज होता है इसके अंदर एक प्रोटॉन के अंदर। अब न्यूट्रॉन जो एक आवेशहीन कण होगा, तो हम इन दोनों ही जो कंपाउंड है इन दोनों ही पार्टिकल्स के जो आवेश है उनको हम लोगों ने ध्यान से देखा। एक इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होगा और एक प्रोटॉन +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होगा। यहाँ आपसे एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी -1.6 और बाकी सभी ऑप्शन प्लस में है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज ही अपने पास रखेगा। ये दोनों टॉपिक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने,
असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, तो इनमें से क्या घटित होगा आपको बताना है। तो वर्टिकली अगर हम लोग इनको ऊपर फेंकते हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। क्या भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा? देखिए, दो असमान द्रव्यमान के पत्थरों को हम लोगों ने ऊपर फेंका है, समान वेग से फेंका है। एक बात आपको नोट करना है, समान वेग से हमने वर्टिकली फेंका है, तो क्या घटित होगा? तो भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या फिर दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, या फिर उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो कौन सा केस आप सभी के लिए सही होगा? तो अपने माइंड में इसका आंसर आप लोगों को सोच के रखना है। देखिए, अगर मैं दोनों ही सेम प्लेस से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को, एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्का सा ऑब्जेक्ट, आपने दोनों देखा होगा कि समान ऊंचाई तक और समान वेग से अगर हम लोग इनको ऊपर करते हैं, तो अगर हम लोग पृथ्वी के जी की बात करें यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की, तो यह समान स्थिति में समान ही आरोपित होता है हर एक वस्तु पर। तो यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वर्टिकली एक दूसरे जाएंगे, यानी कि ये समान ऊंचाई या दोनों बराबर ऊंचाई तक ही जाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, फिजिक्स के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं हमारी सोच से। तो आपको बस वैसे ही ध्यान रखना है कि दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि भारी द्रव्यमान की वस्तु थोड़ी अधिक ऊपर जाएगी, तो नहीं। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान का जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको विशेष ध्यान रखना है। हम लोग इस बात को आगे भी समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दिखाता है? आपको बताना है। पहला समीकरण, पहला नियम नहीं, पहला समीकरण। अगर हम लोग गति के समीकरणों की बात करें तो गति के तीन समीकरण बन रहे हैं। तीन समीकरण हमारे सामने। गति के कितने समीकरण है? पहला समीकरण क्या होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए। आप सभी ने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए। और ये जो संबंध बताया किसने? वेग, वेग और समय। क्या संबंध होता है? वेग और समय। आपको ध्यान रखना है, तबीयत खराब है, आपको फिर भी यहाँ पे भी लेक्चर हमारा कंटिन्यू होगा। तो वेग और समय में संबंध को हम लोग दिखाते हैं पहले समीकरण से। दूसरा समीकरण होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये संबंध दिखाता है विस्थापन और समय, विस्थापन और समय, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन दिखाता है गति का दूसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण अगर हम लोग देखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो आपको ध्यान रखना है यह किसमें दिखाएगा? वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन के बीच जो संबंध है वह गति का तीसरा संबंध। देखिए, तीनों समीकरणों से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जो पहला समीकरण है वह वेग समय में संबंध दिखाएगा, दूसरा समीकरण एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विस्थापन और समय में ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन दिखाएगा। थर्ड जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेग और विस्थापन के बीच में संबंध दिखाता है। पहला हमसे पूछा गया है तो वेग और समय, यानी ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी एंड टाइम। वेग और समय के बीच का संबंध पहला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 क्वेश्चन। इनमें से उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? आपको बताना है। त्वरित वेग का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, कोई भी एक एथलीट है जो या तो त्वरण के अंदर उत्पन्न होगा, तो यह त्वरण अधिकतम कहाँ पर उत्पन्न होगा? तो आपको बताना है कि अगर वो रनिंग करे, एक रेक्टेंगुलर पाथ पर, एक आयताकार पथ पर दौड़े, या फिर वो हेक्सागोनल ट्रैक को कवर कर रहा है, यानी कि एक षटकोणीय पथ पर वो दौड़ रहा है, या फिर एक अष्टकोणीय यानी कि ऑक्टागोनल जो होता है पथ पर ये दौड़ना प्रारंभ करे, या फिर एक सर्कुलर पथ पर दौड़ना प्रारंभ करे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि त्वरण पैदा होता कब? जब वेग की दिशा बार बार बदले। तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं सर्कुलर मोशन करवा रहा हूँ, है ना, सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा कि यहाँ की जो दिशा वेग की होती है ये होगी, यानी कि ये v1 मान लीजिए, यहाँ की दिशा कुछ और होगी, ये v2 मान लीजिए। यहाँ की दिशा हर एक क्षण वेग बदल रहा है, यहाँ दिशा बदल रही है, वेग की दिशा बदल रही है, यहाँ v3, यहाँ v4 और यहाँ हो जाएगी v5। इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ जितने भी अलग अलग जो वृत्ताकार या वृत्तीय या सर्कुलर मोशन जब हम लोग करते हैं, तो वेग की जो दिशा है वह लगातार बदल रही है। यदि आप यहाँ पर बोलोगे v1 is not equal to v2, is not equal to v3, not equal to v4, is not equal to v5, यानी वेग जो है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, क्योंकि इसकी जो दिशा है वह बदल रही है।
तो जो सबसे अधिक त्वरण दिखाता है वह कोई सर्कुलर मोशन, जब कोई एथलीट किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी रनिंग ऑन द सर्कुलर पाथ मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इन्हें यही देख लेते हैं ताकि दिमाग हमें नया ना लगे। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर्कुलर पाथ पर, जो त्वरण यहाँ पर पैदा होगा वो अधिकतम सर्कुलर पाथ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, आपको बताना है। वेग और समय का गुणनफल, देखिए दूरी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच में एक निश्चित समय में अगर हम लोग चले तो वहां तय की गई जो चाल होती है वह दूरी होती है। दो पॉइंट है उसमें निश्चित समय में कोई वस्तु कितना चलती है वह उसकी दूरी होगी। अगर हम लोग बोले तो डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, संवेग भी दिया है तो m इंटू v हो जाएगा, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। चाल की बात करते तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय, आपको बताना है। और विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ हम वेग को पढ़ते हैं तो वेग बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो विस्थापन बटे समय यहाँ पर होता है। अगर हम मुझे विस्थापन का वैल्यू निकालना है, विस्थापन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग गुणा समय, वेग गुणा समय, और वेग गुणा समय हो जाएगा, अर्थात हमें वेग और समय का गुणनफल ही पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों दूरी क्या होती है, तो आप पॉइंट ए से ऐसे चलना प्रारंभ किए यहाँ पॉइंट बी तक आ, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और आपने किसी निश्चित समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई होती है, जो रास्ता है उसकी लंबाई होती है, पथ की लंबाई होती है वो दूरी। एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि मानी जाती है। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 16 समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल कार्य करता है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट। देखिए घर्षण बल आप सभी ने कई जगहों पर देखा होगा, आगे आने वाले सेशन में भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम जब किसी भी वाहन को, साइकिल को रोकते तो हम ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक के द्वारा जो उस साइकिल के पहिए पर जो बल आरोपित किया गया वह घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा किधर काम करेगा, तो यह बल की दिशा के अपोजिट ही काम करता है, आपको बताना। ऑप्शन ढूंढना है, बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, या बल की दिशा में, या बल की दिशा के विपरीत, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस दिशा में अगर हम किसी वस्तु को ऐसे घसीटते हैं तो उस पर घर्षण बल जो है वो विपरीत, जिधर बल लगाया गया उसके विपरीत दिशा में ही काम करता है घर्षण बल की, एक खास बात आपको ध्यान रखना है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17, जल से भरे ग्लास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से ग्लास से नीचे जल को छिड़काए बिना ही खींच जाया जाता है, यह परिघटना क्या होगी, बताना है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि जल से भरा एक ग्लास है और उसमें दबे कागज को शीघ्रता से ग्लास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जाता है। मान लीजिए आपने एक ग्लास में पानी लिया और आपने कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, और उस कार्ड में आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि क्या होगा। देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर कोई सिक्का रखते हैं, सिक्का रखते हैं, आपने क्या किया, इस कार्ड को यहाँ पर ऐसे मारा और ये यहाँ से बिना पानी को बाहर किए निकल गया, तो ये जो सिक्का होता है यह पानी के अंदर डूब जाता है, आपने देखा होगा। तो ये जो फिनोमिना आप लोगों को नजर आ रहा है कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, जब कोई गतिशील वस्तु होती है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। तो कौन सा नियम होगा, जब तक उस पर बाहरी बल न लगा दिया जाए, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम ही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कागज और ग्लास के मध्य घर्षण बल में कमी को दिखाएगा, न्यूटन के गति के प्रति नियम को, जड़त्व के गुण को, या त्वरण को। तो देखिए यहाँ पर जो गुण नजर आ रहा है न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए सी ऑप्शन, क्योंकि पहले नियम को ही जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार एक आपको कार्ड रख दिया गया है, कागज रख दिया गया, और हम लोग इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से सिक्का पानी के अंदर डूब जाएगा, ये कार्ड यहाँ से हट जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ये अभी स्थिरता के जड़त्व में थे, हमने कार्ड को गति दे दी और ये अचानक उस गति को ग्रहण नहीं कर पाया, इस वजह से यह पानी के अंदर डूब जाता है। चलिए पहला नियम। अगला क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस फिल्ड बलून क्या होगा आपको बताना है। अगर हमने हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एक सबसे हल्का तत्व माना जाता है और हल्की गैस होती है हीलियम। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा सदैव हवा में ऊपर उठता है। हवा में केवल तब तक ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। देखिए कोई वस्तु तैरती कब है, जब उसका जो भार होता है वह उसके द्वारा घेरी गई वायु से कम हो। यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि वायु अगर भारी है तो वायु भारी होगी तो वह वस्तु ऊपर उठेगी। धीरे धीरे जब ऊपर जाता है बलून तो वायु का डेंसिटी कम होता चला जाता है, वायु की मात्रा में कमी होती जाती है। अब बलून ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है क्योंकि वहां वायु में डेंसिटी में कमी आ रही है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन देके रखा है कि हवा में केवल तब तक ही ऊपर उठेगा जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के कुल भार से बहुत कम हो। तो जब तक कम होगा तभी उठेगा। चलिए ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, हवा में केवल तब तक ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार के तक बराबर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब तक भार कम होगा जो बलून है वह हवा में ऊपर की ओर उठता रहता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ सदैव हवा में होगा या हवा में कभी भी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, तो यह है। देखिए अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, गतिशील है गतिशील रहेगी तब तक जब तक कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। यह न्यूटन की गति का पहला नियम माना जाता है। तो यह किस नियम की बात यहाँ पर हो रही है, पहले नियम की। दोस्तों न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम आपको ध्यान रखना है। प्रथम नियम न्यूटन ने अपने जो नियम है उनकी विवेचना किस रूप में की थी, प्रिंसिपल, आपको ध्यान रखना है। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी नियम से बल की परिभाषा भी हम लोगों को प्राप्त होती है। बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है तो आपको बता देना है जड़त्व के या पहले नियम से। तो ये दोनों ही जो बातें हैं आपसे एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि किसी पिंड के उन गुणधर्मों को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। देखिए अगर वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकना पसंद करती है। जैसे एक बड़ा सा चट्टान है और उस बड़े से चट्टान को आप हटाने जाओगे तो आपको काफी ज्यादा बल लगेगा और यह बल उसका जड़त्व ही तो है। तो इसका सही जवाब हो जाने वाला है जड़त्व यानी कि इनर्शिया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इनर्शिया है ये किस बात पर निर्भर करता है, तो उस द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान पर यानी वस्तु के मास पर। अगर वस्तु का मास कम है तो वह कम जड़त्व दिखाएगी, अगर वस्तु का मास ज्यादा है तो वह अधिक जड़त्व शो करती है। आपको ध्यान रखना है न्यूटन का। बल का मात्रक क्या होगा, द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये देखिएगा बल बराबर क्या होगा, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू एम ए। याद रखना है मास अगर हम लोग देखें तो केजी किलोमीटर किलोग्राम सॉरी, मास का हो जाएगा किलोग्राम। और एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें त्वरण का तो यहाँ हो जाएगा क्या होने वाला है, ये हो जाने वाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यूनिट मिलेगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर दिया है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। केजी मीटर सेकंड दिया है, स्क्वायर होगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। सही जवाब हमारा हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर होती है, तो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भारी चट्टान है यानी कि उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसमें जड़त्व का मान भी ज्यादा होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा और मास यानी कि द्रव्यमान के ऊपर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी न किसी फॉर्म में इस वाले क्वेश्चन को कि जड़त्व की माप क्या होती है, तो जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, द वेट ऑफ 1 केजी, द 1 केजी है ना साइन। आपको बताना है वजन यानी कि यहाँ पर वेट पूछा गया आप लोगों से एक केजी का।
दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो भार होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, भार यानी कि W बराबर क्या होगा, m into g h। क्लियर है सभी को। और यहाँ पर हमारे पास जो मास देके रखा है वो देके रखा है 1 और जो स्मॉल जी होता है गुरुत्वाकर्षण, इसका वैल्यू होता है 9.8 और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 9.8 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। आपको बताना कि जो 1 केजी वस्तु का भार होगा वह कितना होगा, 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, 9.8 न्यूटन। तो वैसे ही अगर आपको 2 केजी देके रखा है तो 2 इंटू 9.8 कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान से समझना इस प्रश्नों को, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। कम होगा यानी कि वास्तविक भार से कम भार कब होगा, जब लिफ्ट ऊपर से अचानक नीचे आ रही हो। कल के केसेस में हम लोगों ने देखा था कि अगर लिफ्ट अचानक ऊपर जाती है तो भार बढ़ेगा, अचानक नीचे आती तो भार कम होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जब त्वरण के साथ में क्या आ जाए, नीचे आ जाए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारे लिए हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ में यह लिफ्ट नीचे आती है और जब एक समान त्वरण से यह ऊपर और नीचे जाएगी तो भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। चलिए आज के सेशन का बहुत ही शानदार प्रश्न, आज सब काफी अच्छे प्रश्न थे जो आप लोगों ने देखे। आज लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग कल कंप्लीट कर लेते हैं आज के सेशन का। जब कोई बंदूक चलाई जाती है तो वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है, गोली भी बंदूक पर समान और विपरीत प्रतिक्रिया। देखिए बस इसी लाइन को पढ़कर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी न्यूटन के किस नियम को एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो आपका जवाब हो रहा होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो यहाँ लगा कि घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और आपको बताना है यहाँ पर इस नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम लोग कहते हैं। वो तो समझ में आ रहा है। थर्ड लो, इसमें हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत को भी पढ़ने वाले हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। तो सेशन कैसा लगा, अगर आप सेशन पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास आए बेल आइकन बटन को भी दबाना है ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक जरूर करें, बोलना नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि आपको यहाँ की मेहनत दिखाई दे रही है। तो आज के सेशन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब जरूर दें मुझे। और आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से चलेंगे। दोस्तों आप सभी का